Hello everyone, I am CS Harshita Kant. Welcome to my channel PH Webgyan Videos. And I am going to take up a small session regarding company law, which is a important subject for CS executive program. New syllabus module 1. It was also there in the old syllabus, but here we are going to discuss about the curriculum for the new syllabus of module 1. Now, the most important, or you can say one of the most important subject for company secretaryship program is company law. बिना कंपनी लॉ के हम लोगों को बेसिक्स नहीं पता चलेगा। एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें जो भी काम करना है आगे, चाहे हम प्रैक्टिस करें, चाहे हम अपनी एम्प्लॉयमेंट में जाएं, कुछ भी अगर हमें कंपनी सेक्रेटरीशिप से लेकर के आगे करना है, तो जो बेस है वो कंपनी लॉ है। आई विल नॉट से दैट सिर्फ कंपनी लॉ ही है या और सब्जेक्ट्स बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी लॉ सिर्फ एक बेसिक है। कंपनी लॉ बहुत ज्यादा आप लोगों को एक जिसे कहते हैं नींव या फिर जो बेस मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो डाइवर्सिफाई करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज। देयर आर मेनी कंपनी सेक्रेटरीज हु वर्क इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, वर्क इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सो बाकी फील्ड में भी काम होता है और अच्छा काम होता है, लेकिन जो हमारे एक बेस है वो कंपनी लॉ से निकल के आता है। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे सीए का जब नाम आता है तो इनकम टैक्स उसके संग टैग हो जाता है, उस कोर्स के संग। उसी तरीके से जब सीएस का नाम आता है तो कंपनी लॉ टैग हो जाता है। और साथ ही साथ आगे जब हम अपना परस्यू करते हैं, ये प्रोफेशन आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उस केस में भी इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। नाउ जो एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, सो इट इज अज्यूम्ड कि कंपनी लॉ तो आता ही होगा। पर जो हम लोगों का पढ़ने का तरीका है कंपनी लॉ सीएस कोर्स के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपका ये कोर्स में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रोविजन से ज्यादा इम्पोर्टेंस उसके इंटरप्रिटेशन की तरफ है। आपको प्रोविजन तो आप पढ़ करके जान लोगे कि अच्छा ठीक है, इस सेक्शन में ये लिखा है, पर उसका मतलब क्या है, उसको कैसे किसी क्वेश्चन में जो केस लॉ दे रखा है, केस स्टडी दे रखा है, उसमें कैसे अप्लाई किया जाए, ये सारी बातें जो है आपके इस सब्जेक्ट में कवर होती हैं, जो कि न्यू सिलेबस का मॉड्यूल 1 में है। टू स्टार्ट विद, अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपनी लॉ जो एक सब्जेक्ट है कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स का, सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो बेसिकली हमें ये जानना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में कितना बाइफरकेशन है, कितने नंबर का क्या पार्ट है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, सो इट इज सिंपली कि 3 हिस्सों में ये पूरा का पूरा कंपनी लॉ सब्जेक्ट डिवाइडेड है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 अकेला 50 मार्क्स का है, तो इससे समझ में आता है कि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। 50 मार्क्स से आधा मार्क्स हो गया, सो हाफ ऑफ द वेटेज जो सीधा सीधा दे दिया है वो पार्ट 1 को दे दिया है। लेकिन इसमें दे क्या रखा है, यानी कि इसमें इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कवर किए जाएंगे। तो कंपनी लॉ कवर होगा इसमें। कंपनी लॉ के प्रोविजंस जो है, कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कवर किए गए हैं इस पार्ट में। यानी जिसको कहते हैं बेस बनाना शुरू किया गया है इस पार्ट से। तो आपको क्या सेक्शन में क्या दे रखा है, कंपनी बनती है, कंपनी वाइंड अप होती है, ये सारी बातें, कंपनी खत्म होती है, ये सारी चीजें किसमें दे रखी हैं, आपके पार्ट 1 में दे रखी है। पार्ट 1 अकेला 50 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 14 चैप्टर्स हैं आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो अब आप जान सकते हो कि एक 50 नंबर का आपका पेपर है जो कि पार्ट 1 से कवर होगा। उसमें कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वही पार्ट 2 जो है हमारा, उसमें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और मीटिंग को लेकर के बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंपनी काम कैसे करती है, काम कैसे करेगी कंपनी। तो अपने आप में क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। 11th 12th क्लास से हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि अपने काम खुद से नहीं कर सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। तो इसलिए उसको करने के, उसके काम करने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं। सब आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पर किस पार्ट में पढ़ाया जाएगा, पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। इस पार्ट में 6 चैप्टर्स हैं। तो वैसे देखने में बड़ा आसान लगेगा कि 6 चैप्टर्स 40 मार्क्स में कवर हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बट नहीं, ये 6 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे जा करके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है ना। सो दिस इज वाई ये जो इंस्टीट्यूट है इसने ये 6 चैप्टर्स खाली, जो कि डायरेक्टर और मीटिंग से रिलेटेड है,
ये सिर्फ 6 चैप्टर्स 40 मार्क्स में दे रखे हैं, दैट इज द रीजन, क्योंकि ये आगे जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में और प्रैक्टिकल जो हम काम करेंगे उसमें। तीसरा जो पार्ट है वो बहुत अच्छा पार्ट है, 10 मार्क्स का है, 3 चैप्टर्स हैं, पहले नहीं होता था ये पार्ट 3, CS एज अ प्रोफेशन। इसमें बेसिकली बताया गया है कि आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स कर रहे हो तो थोड़ा कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के बारे में या CS एज अ प्रोफेशन के बारे में तो जान लो। तो वो चीज 10 मार्क्स में कवर की गई है, 3 चैप्टर्स है खाली इसमें, सबसे छोटा पार्ट है और आसान भी है, अच्छा इंटरेस्टिंग भी है। आप CS बनने के बाद क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें इस पार्ट 3 में बताई गई हैं। CS जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो अगर कुछ मतलब कोई रूल्स आता है या उसके अंदर कोई अगर स्टैंडर्ड्स आते हैं तो वो किस तरीके से पास होते हैं, किस तरीके से अप्रूव होते हैं, वो बातें यहाँ पर बता रखी हैं शॉर्ट में। साथ ही साथ ये बता रखा है कि आप एक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अकेले प्रैक्टिस करो या औरों के संग मिल करके पार्टनरशिप में प्रैक्टिस करो। तो किन के संग मिल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किन के संग मिल करके आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी पार्ट 3 में दे रखी हैं, जो कि सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं लेकिन 10 मार्क्स के हैं तो इम्पोर्टेंट है। इंस्टीट्यूट बिल्कुल इस नंबर स्कीम को फॉलो करता है जब एग्जामिनेशन पेपर बनाता है तो इसलिए इस स्कीम के अकॉर्डिंगली ही हमें पढ़ाई करनी है। बेसिक से तो स्टार्ट हम करेंगे पढ़ते समय, लेकिन जब रिवाइज करेंगे तो हमारा फोकस होगा कि पार्ट 2 और पार्ट 3 ये दोनों बहुत अच्छे से हो जाए। नाउ द थिंग इज कि कंपनी लॉ, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी लॉ और कुछ नहीं बल्कि कंपनीज एक्ट के बारे में। तो कंपनीज एक्ट 2013 में पास हुआ ना। कोई भी एक्ट बनने से पहले का प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, हम उस एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट का मतलब जो कि इंडिया पे अप्लाई हो, जो कि पूरे इंडिया पे अप्लाई हो। स्टेट एक्ट क्या होता है, जो कि उस रिस्पेक्टिव स्टेट पे अप्लाई करता है। तो अभी हम ये स्टेट एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एक्ट की, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट जो है 2013 वो क्या है, सेंट्रल एक्ट है। तो ये एक्ट बना, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज है, सिविक्स में पढ़ाई जाती थी बचपन में, और उसके बाद आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर होता था सिविक्स में उसमें पढ़ाया जाता था। उसके अलावा अभी जो CS एग्जीक्यूटिव में ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है उसमें भी ये बातें बताई गई हैं बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हम सेंट्रल एक्ट की बात पढ़ रहे हैं तो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं, लोकसभा, और अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो पहले जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, वहां पास हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा में वहां पास हुआ। अब यहां से पास होने के बाद वो कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे। एक बार जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है तो ये बिल क्या बन जाता है, फिर एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते होंगे, यहाँ पर मैंने बताया है कि इस एक्ट को प्रेसिडेंट की अप्रूवल कब मिली, 29 अगस्त 2013 में ना। 29 अगस्त 2013 को अप्रूवल मिल गई, यानी ये जो बिल था, कंपनीज बिल था, ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन क्या ये पूरे इंडिया पे लागू हो गया उस दिन से, नहीं। लागू होने की जो डेट है वो है, इफेक्टिव डेट वो है 1 अप्रैल 2014, यानी पूरे इंडिया पे कब से अप्लाई हुआ ये एक्ट, 2014 से। एक्ट को 2013 नंबर क्यों दिया गया है, ईयर क्यों दिया गया है, क्योंकि बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था, 2013 में। प्रेसिडेंट से जो कंसेंट मिली वो कब मिली, 2013 में। पर लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2014। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर इस पॉइंट तक। ना आगे बढ़ते हैं। आप जैसे कि जानते हो कि कोई भी एक्ट अगर है तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। कोई भी एक्ट होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे। सेक्शंस को किस में डाल रखा होगा, चैप्टर्स में डाल रखा होगा। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि सेक्शन
470 है टोटल इस एक्ट में। जो इससे पुराना वाला एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें करीबन 650 के आसपास सेक्शंस थे। तो अब सेक्शंस कम हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए हैं, क्योंकि जहां सेक्शंस को कंबाइन किया जा सकता था वहां कंबाइन किया गया है। जहां सेक्शंस को दूसरी जगह डाला जा सकता था, यानी कि हटाया जा सकता था या किसी और जगह पर डाला जा सकता था, तो उन सेक्शंस को वहां मर्ज किया गया है। तो इस वजह से काफी कॉम्प्रिहेंड करके एक्ट बनाया गया है, जो कि है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें चैप्टर्स कितने हैं? 29। इसमें शेड्यूल्स कितने हैं? 7। 7 के 7 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे से। लास्ट के 4-5 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के जो शेड्यूल्स है उनके बारे में मेंशन होगा, तो वो चीज हम लोग जान जाएंगे कि शेड्यूल में क्या क्या दे रखा है ना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हाईलाइटेड है एक चीज, दैट इज रूल बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल आप इस सेशन के बाद देख सकते हो कि रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है क्या, बट बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी। एंड जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पहले से कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं, उनको इसके बारे में आइडिया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये जान लिया कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं। फिर हमने देखा कि कंपनीज एक्ट जो था उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के किस दिन पास हुआ प्रेसिडेंट से, कब से इफेक्टिव हुआ, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कितने शेड्यूल हैं। इस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। ईयर से देख पा रहे होगे आप लोग कि बहुत पुराना एक्ट है ना। 1956 तो आज के टाइम से देखा जाए तो बहुत पुराना है। तो उसमें इतने चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट आ गई थी आज के सिनेरियो के हिसाब से कि अमेंडमेंट्स लाना, चेंजेस लाना मुश्किल हो गया था। फिर उस केस में क्या होता कि सारा खिचड़ी पक जाता और कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती। इसीलिए क्या बोला गया कि एक नया एक्ट बना लो, यानी इसको स्क्रैप ऑफ करो, इसको खत्म करो इस पुराने एक्ट को, और नया एक्ट ले आओ। नया एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब हर जगह एक वर्ड बहुत कॉमन आ रहा है, कंपनी। तो कंपनी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। एज यू कैन सी, डिफाइन कंपनी और यू कैन सी व्हाट इज अ कंपनी। तो अगेन मैं बोलूंगी, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ा होगा कंपनी क्या होती है। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कुछ लोग साथ मिलते हैं अपने काम को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ये कंपनी हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी क्या है, कंपनी को डिफाइन कैसे किया जाए? तो कंपनी डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, और बोला गया है कि इस सेक्शन के अनुसार कंपनी एक कंपनी है। तो ये तो सभी को मालूम है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है, इसमें तो कुछ नया नहीं बताया। बट क्या बोला? formed and registered under this act or any other previous act। तो इन दोनों वर्ड्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए अंडर दिस एक्ट में क्या आ रहा है, 2013 वाला एक्ट। ऑन द प्रीवियस एक्ट में क्या आ रहा है, कंपनीज एक्ट जो हमारा 1956 था या उससे पहले 1913। तो इन एक्ट्स की बात की गई है। नाउ वर्ड क्या यूज किया? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया? कोई भी कंपनी जो बनी है और रजिस्टर हुई है, बनने के लिए कुछ चीजें होंगी, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं, और उसके बाद क्या हो गई है? रजिस्टर हो गई है। रजिस्टर को आगे जाकर के एक वर्ड और हम यूज करेंगे, इनकॉर्पोरेट हो गई है। क्या बोला गया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी वो है जो कि बनी है और इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी जिसने फॉर्मेलिटीज पूरी करी है और अपने आप को रजिस्टर कराया है, इनकॉर्पोरेट कराया है। और इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो किस एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए हैं हमने? या तो कंपनीज एक्ट 2013 के यानी प्रेजेंट एक्ट के, या किसी पुराने कंपनीज एक्ट यानी 1956, 1930 और इससे पीछे जाए तो दूसरे एक्ट्स के हमने प्रोविजन कंप्लाई किए हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जो निकल के आ रहा है वो ये है कि किसी पुराने कंपनीज एक्ट में भी अगर कंपनी बनी है तो वो भी आज की तारीख में क्या है? वैलिड है।
लेकिन उसके ऊपर आज की तारीख में कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, इस 2013 वाले एक्ट के अप्लाई होंगे, क्योंकि पुराने एक्ट तो क्या हो गए, स्क्रैप ऑफ हो गए, हम पूरी तरीके से खत्म हो गए। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, वो कहता है कि कंपनी वो है जो कि बनी है और रजिस्टर हुई है, यानी इनकॉर्पोरेट हुई है। किस एक्ट में, इस एक्ट में, यानी या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 का एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो ना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है। रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, कंपनी की डिटेल्स एक अथॉरिटी के पास लिखित में हो गई कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। जैसे ही एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, लॉ की नजरों में उसको एक सेपरेट एंटिटी या सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो मैंने क्या बोला अभी, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो गई या इनकॉर्पोरेट हो गई, उसको लॉ की नजर में, कानून की नजर में उसको एक अलग आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर एक बच्चा बॉर्न होता है, उसका बर्थ होता है, तो वो एग्जिस्टेंस में आता है। उसी तरीके से कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट होती है, वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है और उसकी एक अलग पहचान हो जाती है। अब ये कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई, उसको अलग पहचान मिल गई, तो ये तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक इसको वाइंड अप नहीं किया जाता। वाइंड अप एक लास्ट प्रोसीजर होता है कंपनी में, जब सारा काम, वाइंड अप का मतलब क्या हो गया, सारा काम खत्म करना, सारा काम को रैप अप करना। उसके बाद क्या कर देना, कंपनी को डिसॉल्व कर देना, यानी हमेशा के लिए खत्म कर देना। जैसे कि नेचुरल पर्सन में क्या होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। उसी तरीके से कंपनी अगर डिसॉल्व हो गई तो कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। लेकिन इस दौरान, यानी जब कंपनी बनी और जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई, उस दौरान कंपनी की क्या रहेगी, एक अलग पहचान रहेगी। इस दौरान कंपनी में कुछ भी हो जाए, कंपनी के लोग जो हैं उनको कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस एज इट इज रही आएगी। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। क्योंकि आप लोग जानते हो कि कंपनी बनी तो एक क्या बन गई, लॉ की नजर में अलग पहचान हो गई इसको, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। आर्टिफिशियल पर्सन खुद से तो काम नहीं कर पाएगा, उसको काम किसी और के थ्रू करना पड़ेगा। कोई और कौन होंगे, कंपनी के मेंबर्स होंगे। आगे पढ़ेंगे कौन होते हैं मेंबर। कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों को हमने क्या कह दिया, मेंबर्स कह दिया आसान भाषा में। अब पैसा लगाने वाले लोग आए चाहे जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं है, यानी मेंबर्स आए चाहे जाएं हमें कोई फर्क नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसकी अलग एग्जिस्टेंस बनी चली आती है। तो इसमें एक लाइन है, मेंबर्स may come and go but company remains forever। यानी मेंबर्स आए चाहे जाएं उससे फर्क नहीं है, कंपनी क्या रहेगी, हमेशा चलती रहेगी जब तक उसका क्या ना हो जाए, वाइंड अप ना हो जाए या फिर डिसॉल्व ना हो जाए। तो एलसीबी गोबर ने बोला था कि इवन हाइड्रोजन बॉम्ब ही क्यों ना गिर जाए कंपनी पे, तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा एक बार अगर कंपनी बन गई है तो। सिर्फ और सिर्फ लॉ ने क्योंकि कंपनी को बनाया है, तो लॉ ही कंपनी को खत्म कर सकता है। और लॉ कैसे खत्म करेगा, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। इतना चीज आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा अभी तक, कंपनी लॉ जो हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट है वो कैसे बाइफरकेटेड है। सेकंड हमने ये पढ़ा कि कंपनी लॉ में किसके बारे में दे रखा होगा, कंपनीज एक्ट के बारे में। तो कंपनीज एक्ट कब आया, कब से लागू हुआ, उसके सेक्शंस आपके जिसको हम कहते हैं चैप्टर्स और शेड्यूल्स कितने हैं, ये पढ़ा।
फिर अभी पढ़ा, क्योंकि हर जगह कंपनी वर्ड आ रहा है, तो कंपनी होती क्या है और कंपनी की दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पढ़े हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन। आगे भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है। नाउ द थिंग इज कि इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसके बारे में केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, वो भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, ये दिसंबर 2014 में आया था, 2016 में आया था, 4 नंबर का था दोनों बार में। तो आप समझ सकते हो कि वैसे तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाया है, लेकिन उस पर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स पे। तो आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन लिखना कैसे है, इंटरप्रेट कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके के 80% ऑफ द पेपर में क्वेश्चंस होंगे आपके, इससे टेक्निकल, ये तो बहुत ही कुछ, ये तो हलवा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग क्लास का एग्जाम्पल है। तो पढ़ लेते हैं इसको। बोला गया 6 पर्सन आर दी ओनली मेंबर्स ऑफ टी प्राइवेट लिमिटेड। तो टी एक कंपनी है, इसमें 6 लोग हैं जो कि अकेले मेंबर्स हैं, यानी इन 6 के अलावा और कोई मेंबर नहीं है इस कंपनी का। ये 6 के 6 पर्सन यूएस गए प्लेन से, रास्ते में क्या हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, सारे के सारे मेंबर्स क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो अब पूछा गया क्वेश्चन कि क्या टी प्राइवेट लिमिटेड अभी भी एग्जिस्ट करती है, डिसाइड। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। रीजन क्या होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आए चाहे जाएं, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 के 6 मेंबर्स की डेथ हो गई, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये समझ में आया। इसमें साथ में हमें कोट करना पड़ेगा किनको, एलसीबी गोवर को, जिन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन बॉम्ब ही क्यों ना कंपनी पे गिर जाए, बट स्टिल द कंपनीज एग्जिस्टेंस विल नॉट बी अफेक्टेड, कंपनी की एग्जिस्टेंस एज इट इज रही। तो आज का हम जो सेशन है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आगे की जो हमारी क्लास है वो हम लोग शेड्यूल करेंगे अकॉर्डिंगली, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा सीधा सीधा है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कि कंपनी कितने तरीके की होती हैं, उनकी डेफिनेशंस, वो सारी बातें हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पढ़ें, अपने आप से जो समझ में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये मैं अभी बता देती हूँ, इसके बारे में आप लोग रीड करिएगा। इससे रिलेटेड भी टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।